नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च 2026 और 21 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2024-25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष वस्त्र निर्यातक राज्य रहा है। नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया और 2025-26 में 200 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, सीएटी कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये 15 से 16 मिनट की क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे 20 मार्च यानी कि कल हमने क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में सबसे खुशहाल देश कौन सा घोषित किया गया? फिनलैंड। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? 19 से 22 मार्च दिल्ली के अंदर। आईओएस सागर का दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? 16 मार्च 2026 को। भारत सरकार ने 9 मार्च से 15 मार्च के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में किस कार्यक्रम की मेजबानी की? तो बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियम कार्यक्रम। एड ट्रस्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। वैश्विक नारियल उत्पादन में लगभग 30.37% की हिस्सेदारी के साथ कौन सा देश पहले स्थान पे है? भारत देश। दत्तक यानी कि गोद लेने वाली माताओं के मातृत्व अवकाश से संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? तो सभी दत्तक माताओं को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका डेली टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाता है। डेली पीडीएफ मिल गई, वीकली टेस्ट मिल जाता है, मंथली टेस्ट मिल जाता है, मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ऑल इन वन की ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी की चल रही है, एसआई की चल रही है और इसके अलावा सेकंड ग्रेड प्लस पीटीए की थर्ड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 21 मार्च 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना वक्त जाया किए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कितने खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कितने खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है। ताज़ा करंट का प्रश्न है, बड़े नए आंकड़े आ चुके हैं। उत्तर होगा 200। कितने? 200 नए खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है। तो ये एक ही वर्ष के अंदर अब तक की सबसे अधिक नीलामी ये मानी जा रही है। देखो सफल नीलामी की संख्या 2025-26 में 200 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई है। एक ही वर्ष के अंदर अब तक की सबसे अधिक सफल नीलामी हो चुकी है, यानी कि एक ही वर्ष के अंदर 200 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई है। ब्लॉक का प्रकार देखें, खनन पट्टा ब्लॉक है 123 और स्मर्ग लाइसेंस ब्लॉक है वो है 77। ठीक है, अगर दो ब्लॉकों के अंदर है, खनन पट्टा ब्लॉक है उसके अंदर 123 और स्मर्ग जो लाइसेंस ब्लॉक है उसके अंदर 77 है। वर्तमान निविदा देखें तो 70 खनिज ब्लॉकों के लिए निविदा आमंत्रण जारी है और इसे वर्ष के दौरान नीलामी की कुल संख्या और बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तो ये आगे धीरे धीरे जैसे जाएगा इसमें नीलामी की जो संख्या है उसमें और बढ़ोतरी होगी। अब देखो सबसे टॉप राज्य अपना गुजरात है 32 ब्लॉक के साथ, दूसरा है राजस्थान 30 ब्लॉक के साथ और तीसरा है तमिलनाडु 22 ब्लॉक के साथ में टॉप पे हैं। तो ये याद रखना, 3 टॉप राज्य हैं, गुजरात पहला, राजस्थान दूसरा और तमिलनाडु तीसरा। खनिज के अनुसार ब्लॉकों की संख्या देखें तो चूना पत्थर 76 ब्लॉक के साथ सबसे अधिक है और लोहे अयस्क है वो 40 ब्लॉक के साथ में दूसरे स्थान पे है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर है खनिज ब्लॉकों की संख्या में वो है चूने पत्थर का, इतना है 76 ब्लॉक है सबसे अधिक। ठीक है, तो पहला स्थान गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास दर
पिछले एक दशक में कितनी रह चुकी है। ये इस प्रकार के प्रश्न ना जो साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ये इंडियन इकोनॉमिक का प्रश्न है और इस प्रकार के नए आंकड़े आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर होगा 16%। कितना? 16%। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की जो वार्षिक विकास दर है वो पिछले एक दशक के अंदर कितनी रह चुकी है? 16% रह चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे जो मध्य प्रदेश राज्य है वो एक कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहा है। देखो, कृषि उत्पादन और विकास, उल्लेखनीय कृषि प्रगति। पिछले एक दशक के अंदर मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन और विकास दर के अंदर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वार्षिक विकास दर देखें तो कृषि क्षेत्र के अंदर वार्षिक विकास दर 16% से अधिक रही, यानी कि बार मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है कृषि के क्षेत्र में। राज्य की पहचान, कृषि क्षेत्र में सफलता के कारण राज्य को कृषि पावर हाउस के रूप में भी पहचाना जा सकता है। ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंदर बात करें तो सफलता के कारण राज्य को कृषि पावर हाउस के रूप में जाना जा सकता है। कृषि का जीडीपी में योगदान, राज्य की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है लगभग 39%। ये पॉइंट नोट कर लेना, सीधा प्रश्न एग्जाम में छप सकता है भाई सेकंड ग्रेड वालों। कृषि का योगदान लगभग कितना है? 39%। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश के अंदर दूसरे स्थान पे आ चुका है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश के अंदर दूसरे स्थान पे आ चुका है। ठीक है। और मुख्य फसलें देखिए खाद्यान्न में, तो इस प्रदेश के अंदर गेहूं है, चना है, मसूर है, सोयाबीन है, तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्यों के अंदर ये शामिल है। यानी कि मुख्य फसलें मध्य प्रदेश में हो रही है, जैसे चना है, कोई सोयाबीन है, तिलहन है, ऐसी मुख्य फसलें हैं। उसके अंदर लगातार मध्य प्रदेश है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फल और सब्जियों के अंदर देखें तो राज्य के अंदर फल और सब्जियों का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। और जैविक कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अंदर पहले स्थान पे है, क्योंकि ये ताज़ा अभी कल ही मैंने न्यूज़पेपर के अंदर देखा ये डिटेल, तो मैंने आज आपको यहाँ पे करवाई है, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला, तमिलनाडु ने 2024-25 में कितने डॉलर के वस्त्र निर्यात के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। अब ये भी आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर भी प्रश्न उससे संबंधित ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर छप सकता है, क्योंकि लगभग जो ताज़ा करंट का प्रश्न है ना वो एग्जाम के अंदर छपेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु ने 2024-25 में कितने डॉलर के वस्त्र निर्यात के साथ टॉप स्थान हासिल किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 7,997.17 मिलियन डॉलर के साथ। यानी कि तमिलनाडु ने, दो राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र, उन दोनों को पीछे छोड़कर वस्त्र निर्यात के अंदर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत का शीर्ष वस्त्र निर्यातक राज्य है 2024-25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष वस्त्र निर्यातक बनकर उभरा है। निर्यात मूल्य कितना रहा? 7,997.17 मिलियन डॉलर रहा। राज्य में वस्त्र निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई। 2020-21 में 6,193 मिलियन डॉलर से बढ़कर ये 2024-25 में 8 बिलियन डॉलर के करीब हो चुका है। तो ये 8 बिलियन लगभग डॉलर के करीब पहुंच चुका है। किस राज्यों को पीछे छोड़ा? गुजरात और महाराष्ट्र को। वृद्धि दर देखें, पिछले 4 वर्षों के अंदर 29% की वृद्धि इसके अंदर हो चुकी है। तो इसलिए गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये जो सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है ना, यहाँ से प्रश्न फिक्स है, इस प्रकार का बनेगा। भारत के कुल वस्त्र निर्यात में योगदान कितना है? 21.84% है। और भारत का कुल वस्त्र निर्यात कितना रहा है? 36,610 मिलियन डॉलर रहा है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना भी। ये दोनों जो नीचे वाली दोनों लाइन है इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो भारत का कुल वस्त्र निर्यात कितना रहा? 36,610 मिलियन डॉलर रह चुका। ठीक है। तो तमिलनाडु टॉप पे आ गया इसके अंदर। किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसको बोलते हैं KBE से सम्मानित किया? तो ये किया है N चंद्रशेखरन को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। ठीक है। देखो, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अवार्ड का नाम है। सम्मान देने वाली है किंग चार्ल्स तृतीय। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर ये सम्मानित किया गया है,
क्योंकि भारत और ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में योगदान रहा। टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन, जिनको ये सम्मान नाइटहुड का एक उच्च श्रेणी का सम्मान इनको मिला है। तो ये आपको याद रखना है, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने का योगदान। तो इनको ब्रिटेन का ये जो है सम्मान मिला है, किनको? टाटा समूह के अध्यक्ष जो एन चंद्रशेखरेंद्र, इनको ये अवार्ड मिला है। अगला देखो, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आज मैं लगभग करंट की क्लास में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है ना, वो अवार्ड से संबंधित लेकर आया हूं। तो ये है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। ये है रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष है नीता अंबानी, इनको सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि किसका मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा प्रदान किया गया। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष है। उन्हें यह सम्मान सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन में योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार मोहन मुन्नासिंघे, यानी कि श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो मोहन मुन्नासिंघे द्वारा, जो श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है। तो ये सीधा ही प्रश्न आता है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को मिला है? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड .बैंक.इन डोमेन लॉन्च करने के लिए किसे मिला है? ये देखो आपके सामने, ये गजब का प्रश्न है। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड .बैंक.इन डोमेन लॉन्च करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को सम्मानित किया गया। और वर्तमान में आपको पता है इसके 26वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। देखो, पुरस्कार है आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्य कारण, आरबीआई ने .बैंक.इन डोमेन लॉन्च किया, जिससे भारत बैंकों के लिए सुरक्षित विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन चुका है। यानी कि आरबीआई ने .बैंक.इन डोमेन लॉन्च किया था, उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इससे क्या होगा? उद्देश्य है इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं की सुरक्षा बढ़ाना है, क्योंकि इंटरनेट पर खतरा रहता है ना, साइबर का। वैसे सिस्टम क्या है? बैंकिंग सेवाओं की सुरक्षा बढ़ाना, ग्राहकों को असली बैंक वेबसाइट पर पहचानने पे मदद करना। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने सभी बैंकों के लिए विशेष सुरक्षित डोमेन अनिवार्य कर दिया है। तो इस डोमेन को अनिवार्य कर दिया और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो मैंने बताया था ना, आज की क्लास में लगभग 4 क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेलरिम्पल ने। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने इनकी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक है द गोल्डन रोड, हाउ इनिशिएटिव इंडिया ट्रांसफॉर्मेड द वर्ल्ड, के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, ये है विलियम डेलरिम्पल, इनको ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखना, इस प्रकार का सीधा प्रश्न आ जाएगा। तो इतिहासकार है विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ इनिशिएट इंडिया ट्रांसफॉर्मेड द वर्ल्ड के लिए इनको यह अवार्ड मिला। यह पुरस्कार हर वर्ष इतिहास विषय में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया। पुरस्कार राशि में 10,000 अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग 8 लाख रुपए से अधिक की राशि इनके दी जाती है। लगभग इनको 10,000 अमेरिकी डॉलर, यानी कि 8 लाख रुपए से अधिक तक इनकी राशि यहाँ पे दी जाती है। तो याद रखना है इनको अच्छे तरीके से। हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल शुद्धिकरण के लिए अनूठी सामग्री किसने विकसित की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल शुद्धिकरण के लिए अनूठी सामग्री किसने विकसित की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। तो हाइड्रोजन ईंधन और समुद्री जल शुद्धिकरण पर नवाचार किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। क्या विकसित किया? दोहरे उद्देश्य वाली सामग्री, यानी कि एक तो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करेगी और एक समुद्री जल को शुद्धिकरण
करेगी। ये दोहरे उद्देश्य वाली सामग्री उन्होंने विकसित की है। प्रमुख तकनीक है MXN आधारित विशेष उत्प्रेरक है ये। इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा संचालित विलवणीकरण रहेगा और विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन रहेगा। तो कौन सी तकनीक है ये, MXN आधारित विशेष उत्प्रेरक। इसमें क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा समाधान रहेगा और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। तो IIT के जो गुवाहाटी के शोधकर्ता हैं उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन और समुद्री जल शुद्धिकरण नवाचार के लिए दोहरे उद्देश्य वाली सामग्री विकसित की है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगला, अब देखो वन लाइनर आपके सामने करंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश का जो कालिंजर किला है वो राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। भूमिका श्रेष्ठा 37 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता 16 मार्च 2026 को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन चुके। तो भूमिका जो श्रेष्ठा है वो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। और विक्रम दोराईस्वामी ये चीन के अंदर भारत के नए राजदूत बन चुके। विक्रम दोराईस्वामी है वो चीन के अंदर भारत के नए राजदूत बने हैं। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए जीते जी इलाहाबाद के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो हिंदी में दिया गया है ममता कालिया को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। इस किसके बाद ये तीसरे स्थान पे है, अमेरिका और जापान के बाद, चीन और अमेरिका के बाद, चीन और रूस के बाद, या जापान और रूस के बाद। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। और अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे वो है DP गुप्ता। कौन रहे थे, DP गुप्ता। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे तो वो है हीरालाल देवपुरा। कौन है, हीरालाल देवपुरा। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्त और निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वो है अनुच्छेद 317 के अंदर। ठीक है, अभी RPSC के जितने भी जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी बर्खास्त और निलंबन का प्रावधान है 317 में। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन कब हुआ, 1949 में। कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है और इसका कार्यकाल कितना होता है, ये बार बार आता है, अभी प्रश्न ध्यान रखना। इसका विधानसभा अध्यक्ष होता है अध्यक्ष, और ये होती है 1 वर्ष के लिए। कितने, 1 वर्ष के लिए। तो ये थी यस्टरडे डोज पॉलिटिकल। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज फिर पॉलिटिकल। राजस्थान की न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना, न्यूनतम कार्यकाल वाला पूछा मैंने, सीधा नहीं पूछा। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है किस अनुच्छेद के तहत। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको डेली होमवर्क मिलता है अच्छी तरीके से। अब बार बार इन क्वेश्चनों के आप कमेंट ये बुक के अंदर देख कर भी आप अगर जवाब देते हो तो बस बहुत सारी चीज़ें आपको याद में साथ में याद होती है। तो ये आप इसी तरह मैं लगातार आपको दे रहा हूँ ताकि ये साथ में आपका रिवीजन हो जाए। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, मिशन 1.0 ये ले आना। और ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस PT, थर्ड ग्रेड है LDC है, SI है, CAT है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बस मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।